क्या भारत में छात्र आंदोलन सिर्फ छात्रों की नाराजगी है या इनके पीछे कोई बड़ी रणनीति भी काम कर रही है? क्या विदेशी फंडिंग, एनजीओ और राजनीतिक हित देश के आंदोलनों को प्रभावित कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो चीन में ऐसे बड़े प्रदर्शन कम क्यों दिखाई देते हैं? क्या इसकी वजह वहां के सख्त कानून है? इस रिपोर्ट में इन्हीं सवालों को अलग अलग उदाहरणों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। बीते कुछ सालों में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में बड़े जन आंदोलनों ने सत्ता परिवर्तन तक का रास्ता तैयार किया। इन घटनाओं के दौरान विदेशी प्रभाव और बाहरी फंडिंग को लेकर भी आरोप लगते रहे। हालांकि इन दावों पर अलग अलग देशों और विशेषज्ञों की अलग अलग राय रही। अब भारत में भी छात्र आंदोलन और बड़े विरोधी प्रदर्शन को लेकर ऐसे ही बहस तेज हो गई है। भारत में कई बार बड़े विकास कार्यों के दौरान विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। कुडनकुलम परमाणु परियोजना, ग्रेट निकोबार विकास परियोजना, कृषि कानूनों का विरोध, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दों पर लंबे समय तक आंदोलन हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पर्यावरण, आजीविका और स्थानीय लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं सरकार और उसके समर्थकों का आरोप रहा कि कुछ मामलों में विदेशी फंडिंग और बाहरी हितों ने भी आंदोलनों को प्रभावित करने की कोशिश की है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी साल 2012 में कुडनकुलम परियोजना का जिक्र करते हुए कहा था कि कुछ विदेशी वित्त पोषित एनजीओ भारत की विकास परियोजनाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी हुई। वहीं कई सामाजिक संगठनों ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि उनका उद्देश्य केवल स्थानीय लोगों की चिंताओं को सामने लाना था। देश में कुछ राजनीतिक और वैचारिक समूह अक्सर चीन के विकास मॉडल की तारीफ करते हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि चीन में बड़े सार्वजनिक विरोध या लंबे आंदोलन बहुत कम क्यों दिखाई देते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है वहां की सख्त प्रशासनिक व्यवस्था, सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता और कड़े सुरक्षा कानूनों को माना जाता है। इसका उदाहरण थ्री गॉर्जेस डैम परियोजना है। दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में शामिल इस प्रोजेक्ट के दौरान लाखों लोगों का पुनर्वास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को लेकर सवाल भी उठे। लेकिन चीन के भीतर इस परियोजना के खिलाफ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध देखने को नहीं मिला। विशेषज्ञ इसकी वजह वहां की सख्त सरकारी व्यवस्था और विरोध प्रदर्शनों पर कड़े नियंत्रण को मानते हैं। चीन ने विदेशी एनजीओ और फंडिंग पर नियंत्रण के लिए चैरिटी लॉ, ओवरसीज एनजीओ लॉ और नेशनल सिक्योरिटी लॉ जैसे कानून लागू किए हुए हैं। इन कानूनों के तहत विदेशी संस्थाओं के पंजीकरण, फंडिंग गतिविधियों और सरकारी निगरानी को अनिवार्य बनाया गया है। भारत में भी विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए FCR यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लागू है। पिछले कुछ सालों में इस कानून में कई संशोधन किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाना, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और धन के दुरुपयोग को रोकना है। वहीं कई सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि इन नियमों से कई गैर सरकारी संस्थाओं के कामकाज पर असर पड़ा है। एनजीओ और विदेशी फंडिंग को लेकर बहस लगातार जारी है। एक पक्ष से राष्ट्रीय सुरक्षा विकास परियोजना और आर्थिक हितों से जोड़ता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक समाज की भूमिका से जोड़कर देखता है। भारत जैसे लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और अपनी बात रखने का अधिकार संविधान देता है। वहीं सरकार की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाना भी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विकास और लोकतंत्र के बीच संतुलन बनाया जा सकता है? क्या विदेशी फंडिंग पर सख्ती के साथ साथ लोकतांत्रिक अधिकारों की भी समान रूप से रक्षा की जा सकती है? यही बहस आने वाले समय में और तेज होने की संभावना है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।